Hi friends, this is Dhvanik here, and in this session we are going to learn all the case studies in 11 to what? Yes, you heard it right. That is Companies Act. There are approximately 9 to 10 cases coming up next, और इसमें से कोई भी दो एग्जाम्स के अंदर ड्यू है. Sir, we are going to learn about separate legal entity का case studies. Number 2, lifting of property will and its case studies. And number 3, doctrines and its case studies. Yes, exceptions को भी यहाँ पे cover किया गया है. So without wasting time, let's start. The first case study which we are basically focusing on is nothing but Makora versus Northern Assurance Company Limited. Makora versus Northern Assurance Company Limited. इस केस स्टडी में क्या हुआ था? सब बेसिकली मकोरा के पास कोई लैंड था और टिम्बर था. टिम्बर मतलब लकड़ा, ठीक है, बाम्बू. तो ही हैड इंश्योरेंस डन ऑफ bamboos in his name because he was the owner of the timber. उसके बाद he sold the timber and the land to a company. और कंपनी ने जो टिम्बर और लैंड खरीदा, उन्हें लगा कि ये तो इंश्योर्ड है, टिम्बर पूरा इंश्योर्ड है, लकड़ा सब इंश्योर्ड है, लेकिन इन्हें ये याद नहीं रहा कि ये तो मकोरा के नाम पे इंश्योर्ड है, कंपनी के नाम पे नहीं. होता क्या है, कंपनी बनने के बाद उस लैंड पे उस टिम्बर जो थे वहाँ पे आग लग जाती है और जो पूरे टिम्बर्स थे वो जल जाते हैं. तो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम मांगती है इंश्योरेंस कंपनी के पास. तब इंश्योरेंस कंपनी बना कर देती है और वही मैटर कोर्ट में जाता है. तो कोर्ट में कोर्ट ऑफ जो क्या कहता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत मकोरा और कंपनी दोनों अलग अलग माने जाएंगे, इवन इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन हेल्ड बाय मकोरा इटसेल्फ. इसका मतलब ये हुआ कि सिंस द नेम द इंश्योरेंस इज बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द शेयर होल्डर मकोरा एंड नॉट द कंपनी, तो कंपनी को ये इंश्योरेंस कंसीडर किया नहीं जाएगा और बेस्ड ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम बिकॉज ऑफ द लॉस ड्यू टू फायर. यहाँ पे लिखा है द इंश्योरेंस वेयर नॉट लायबल. Only Makora's company as owner of the timber which had the requisite insurance in it. Only the company and not Makora could insure its property. Company खुद कर सकती थी, Makora कर सकता ही था. Shareholders have no legal or equivalent interest in their company's property. Shareholder को कोई इंटरेस्ट कंसिडर किया नहीं जाएगा कंपनी के नाम पे. एग्जाम्पल खत्म करूँ तो मुकेश अंबानी ने अगर इंश्योरेंस करवाया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिल सकता नहीं. मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों अलग है इन द आइज ऑफ लॉ. I hope we are clear with this one. Very important for separate legal entity के लिए आपको एक स्टडी यूज करना चाहिए. नंबर 2, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. इस केस में ये हुआ था कि ली एक पायलट था. एयर फार्मिंग यानी कि जब फार्मिंग के लिए हमें कोई पेस्टिसाइड्स या कोई सीड्स या वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, स्प्रेड करना हो, तो वो एयर फार्मिंग के थ्रू आपके फार्म के ऊपर से वो एयर फार्मिंग के थ्रू किया जाता था. ली उस कंपनी का ओनर भी था और खुद पायलट भी था क्वालिफाइड. तो हुआ क्या गाइस, वन फाइन डे व्हाट हैपेंड वाज कि ली खुद प्लेन ड्राइव कर रहा था और वो छोटा सा प्लेन क्रैश हो जाता है एंड ली वाज डेड. यहाँ पे लड़की वाइफ ने कॉम्पेंसेशन मांगा एज एन एम्प्लॉय फ्रॉम द कंपनी. कंपनी कहती है कि ये तो हमारी कंपनी के ओनर थे, उन्हें क्या कॉम्पेंसेट करे एज एन एम्प्लॉय. तो लॉ बोलता है क्या, ये कंपनी और एम्प्लॉय इन द आइज ऑफ लॉ अलग अलग माने जाएंगे. शेयरहोल्डर और कंपनी भी आइज ऑफ लॉ अलग अलग माने जाएंगे. इसीलिए ली की जो वाइफ थी, उसको हम विडो कहेंगे, उसे क्या मिलेगा, यस उसे हक था एज एन एम्प्लॉय के मरने पे जो उसके वाइफ को मिलना चाहिए था, वही यहाँ पे ली की वाइफ को भी मिलना चाहिए था. What was the conclusion of second case study, that is Lee versus Lee Air Farming Limited. थर्ड केस स्टडी के अंदर बच्चा एफ गजदार वर्सेस सीआईटी, ये भी आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन. इस केस में क्या हुआ था सर, इन दिस केस स्टडी व्हाट हैपेंड वाज कंपनी वाज कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल बिजनेस. और इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एनी इनकम दैट इज एग्रीकल्चर अर्न्ड इनकम इज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी. व्हाट हैपेंड, एक इन्वेस्टर था जिसने इन्वेस्ट किया उस कंपनी के अंदर, तो कंपनी के डिविडेंड टू द इन्वेस्टर शेयर होल्डर, एंड उससे क्या शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, उस टाइम पे डिविडेंड वाज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टर बोलता है ये टैक्स फ्री है, क्यों, कि मुझे जो इनकम मिली डिविडेंड वो किससे मिली है, एग्रीकल्चरल इनकम से मिली है, तो वो तो टैक्स फ्री है इनकम टैक्स के हिसाब से. लॉ बोला कि वो इनकम टैक्स फ्री है लेकिन कंपनी के लिए है. आप कंपनी नहीं हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको जो मिला है वो आपके लिए डिविडेंड है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, आपकी वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. इसलिए ये क्या नहीं माना जाएगा, ये आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी से कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग अलग कंसिडर किया जाएगा. इसमें मैं एक और केस कंसिडर कर सकता था, सलमन, बट आई प्रेफर मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड ओवर इट. दैट इज ऑलवेज प्रेफरेंस. आगे जाते हैं बच्चों.
Next question which will come up will be regarding lifting of corporate will. Regarding lifting of corporate will. In lifting of corporate will, we know that the court has the power to lift the corporate will and to understand the company जो फॉर्म हुई थी उसका रीजन फॉर्म होने का क्या था, क्या वो बिजनेस करना था या फिर कुछ और. That is what we learn in lifting of corporate will concept. Let's understand here कि लॉ ने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि द कोर्ट ऑफ लॉ जो यहाँ पे होगा दैट विल फिक्स कि सही में कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो बिजनेस करने के लिए थी या नहीं थी. अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी कोर्ट ऑफ लॉ कंपनी को और शेयर होल्डर्स को दे विल ट्रीट डिफरेंटली इन द आइज ऑफ लॉ. नहीं सर, दोनों को एक मान लेगा. मतलब इन केस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल द सेपरेट लीगल स्टेटस जो कंपनी को दिया गया है वो क्या हो जाएगा, वो डिसरिगार्ड हो जाएगा. द कोर्ट विल डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल स्टेटस अलाउड टू द कंपनी एंड ट्रीट मेंबर्स एंड द शेयर होल्डर्स, so members and the company or directors and the company as one and the same. मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कब काम में नहीं आएगी. तो आइए देखते हैं पहला केस स्टडी, डेमलर लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स. डेमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर्स. यहाँ पे हमें ये सिखाया गया था कि अगर आपके लिफ्ट करने से आपको एलियन एनिमी का पता चलता है तो हम कंपनी को स्टेटस को लिफ्ट करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे और फिर डिसरिगार्ड कर देंगे उसका स्टेटस, दैट इज सेपरेट लीगल स्टेटस. आइए समझते हैं सर. एक कंपनी वाज इन इंग्लैंड, एक कंपनी थी इन जर्मनी. अब जर्मनी वाली जो कंपनी थी उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड वाली कंपनी में किया था. मतलब कंपनी इंग्लैंड वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स कहाँ के, जर्मनी के. बीओडी कहाँ का, जर्मनी का. अब उस इंग्लैंड वाली कंपनी ने टायर्स बेचा कहाँ पे, लोकली इन इंग्लैंड. ठीक है, तो कंपनी फॉर्म इंग्लैंड में हुई थी लेकिन उसके इन्वेस्टर्स कहाँ के, जर्मनी के. बीओडी कहाँ का, जर्मनी का. अब होता क्या है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वॉर होता है और जैसे ही वॉर होता है तो यहाँ की जो इंग्लैंड की कंपनी थी उनके जो डेटर्स थे जो उनको पैसा पे नहीं कर रहे थे, उन्होंने केस कर दिया इंग्लैंड वाली कंपनी ने कि ये हमारे इंग्लैंड के डेटर्स हमें पैसा नहीं दे रहे. तो उन्होंने क्या कहा कि सर ये तो हमारे इंडियन एनिमी है. बोला कैसे, कंपनी तो इंग्लैंड में फॉर्म हुई है. तो लॉ बोला कि माना कंपनी फॉर्म तो इंग्लैंड में हुई है लेकिन कंपनी के ओनर्स कहाँ रहते हैं, जर्मनी में. कंपनी डायरेक्टर्स कहाँ रहते हैं, जर्मनी में. कंपनी ने पैसा लगाया किसने है, जर्मनी में. अगर हमने पैसा दिया वो पैसा जाएगा कहाँ पे, जर्मनी में. उन्होंने क्या बोला, बात तो सही है. वो तो बोला बात तो सही है, अगर ये पैसा दे दिया गया अभी के लिए तो इसके पीछे की पर्दे की बात ये है कि पैसा यूज करने वाला कौन, एलियन. माना कंपनी इंग्लैंड की है, माना कंपनी एनिमी नहीं है, लेकिन एलियन एनिमी कौन है फिलहाल के लिए, उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स. इसीलिए लॉ ने बोला कि अगर शेयर होल्डर्स डिस्क्वालीफाइड है, अगर मेंबर्स डिस्क्वालीफाइड है तो कंपनी भी डिस्क्वालीफाइड रहेगी till the war gets over. इस केस के अंदर जब तक वॉर पूरा नहीं होता है तब तक डेटर्स विल नॉट पे द मनी टू द कंपनी बिकॉज वो हमारे एलियन एनिमी बना जाएगा. व्हाट इज हैपनिंग, हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट स्टेटस को डिसरिगार्ड किया है. क्या किया है, डिसरिगार्ड किया है और मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन को कंपनी की डिस्क्वालिफिकेशन माना है. इसका मतलब हमने सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट कंसीडर किया नहीं है. आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. सेकेंड रेलेवेंट केस स्टडी का नाम आता है सर दिनशो मानेक जी, पेटिट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. सर इस केस में जो कंपनी फॉर्म की गई थी, मल्टीपल कंपनीज फॉर्म किए गए थे. सर दिनशो मानेक जी ने बहुत सारी कंपनीज फॉर्म की थी. पता है क्यों, हर कंपनी को टैक्स एडवांटेज हमें मिल रहा था. हर कंपनी के अंदर वी गेट अ टैक्स एडवांटेज. टैक्स एडवांटेज क्या था कि हर टैक्स स्लैब के ऊपर अगर आपने एक्स अमाउंट अर्न किया तो उतना टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा. यहाँ पे क्या शुरू हो गया बच्चों कि जितना भी दिनशो मानेक जी के पास इनकम था, डिविडेंड था, उन्होंने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट करने के लिए अलग अलग कंपनी बना दी और हर कंपनी में क्या बता दिया कि इस कंपनी का इनकम जीरो, इनकम जीरो, इनकम जीरो, क्योंकि टैक्स स्लैब्स को मिनिमम लेवल पे लेके जाके सब में डिवाइड कर दिया. इनकम टैक्स ने ये देखा कि आपने कंपनी फॉर्म क्यों की है. द इंटेंशन ऑफ द कंपनी इज नॉट टू डू बिजनेस इन ऑल द कंपनीज बट जस्ट टू इवेज टैक्स. आपका टैक्स बच जाए, आपको टैक्स कम पे करना पड़े, इसलिए आपने आपके हर इनकम्स को, इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंपनीज में डिवाइड करना शुरू कर दिया है. तो क्या कहा लॉ ने, अगर कंपनी का फॉर्म करने का इंटेंट पैसा कमाना, धंधा करना नहीं है और कुछ गलत काम, वो यहाँ पे क्या है, इवेडिंग टैक्स,
तो हम क्या कर देंगे, डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट स्टेटस गिवन टू द कंपनी, और हम लोग क्या कर लेंगे, कंपनी को उसके मेंबर्स को एक मानेंगे। इसके लिए यहाँ पे सदस्यों माने की जितनी भी इनकम अलग कंपनीज के सबको एक कर दिया गया, सेपरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड किया गया, तब वो एक मान के क्या माना गया गाइस, इट विल बी टैक्सेबल इन अ सिंगल हेड। यही यहाँ पे लिखा गया है कि एवरीथिंग वाज टैक्सेबल इन अ सिंगल हेड। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस केस स्टडी। जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट केस आता है द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएट रबर एंटरप्राइजेस भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर। तो क्या ये केस स्टडी, बहुत सिंपल है। कंपनी बहुत शानी थी। कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पता था कि जितना बोनस, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ज्यादा बोनस पे करना पड़ेगा, इस पर लेबर लॉ। कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी बना दी एक और यहाँ पे प्रॉफिट कम दिखाना शुरू कर दिया इस एक कंपनी में, तो प्रॉफिट सब इस कंपनी में शिफ्ट कर दिया। उस कंपनी में एम्प्लॉइज नहीं, इस कंपनी में बहुत ज्यादा थे। तो कंपनी ने क्या दिखाया कि इस कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें एम्प्लॉइज ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है, इसलिए हम आपको कम बोनस देंगे। तो वो वाली कंपनी प्रॉफिट है, लेकिन वहां पे तो आप नहीं हो, तो वो लोग समझ गए आप गड़बड़ कर रहे हो। आपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया है, क्यों, हम अलग कंपनी बनाई, क्यों, क्योंकि आप चाहते थे कि आपको कम बोनस पे करना पड़े। तो द रीजन फॉर फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी वाज टू अवॉइड पेइंग बोनस। तो लॉ ने बोला अगर आपकी कंपनी बनाने का रीजन बोनस कम पे करना है तो हम डिसरिगार्ड करते हैं आपका स्टेटस, डिसरिगार्ड, और डिसरिगार्ड करके हम क्या कंसीडर करना चाहते हैं यहाँ पे, द इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी is to what, the intention of forming the company is to what, is to reduce paying bonus, to avoid legal obligation, then company will be lifted और दोनों कंपनीज को एक किया जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसके हिसाब से बोनस पे किया जाएगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। नेक्स्ट केस स्टडी आती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी, आपके आरटी में भी ये क्वेश्चन लिया गया है, इन योर आरटीपी आल्सो, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। यहाँ पे कंपनी जो फॉर्म की गई थी गिलफोर्ड मोटर कंपनी, वहाँ पे हॉर्न करके एक बंदा जॉब करता था, मैकेनिक। हॉर्न एक वन टाइम कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ सर, तो हॉर्न गिलफोर्ड कहता है आप छोड़ दो, लेकिन आप मेरे कस्टमर्स को अभी एंटरटेन नहीं करोगे, मेरे कस्टमर के साथ धंधा नहीं करोगे। सर ठीक है। उसके बाद हॉर्न ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन हॉर्न का पंगा ये हो गया था कि ही कैन नॉट एंटरटेन द बिजनेस बाय यूजिंग ओल्ड क्लाइंट्स। तो ओल्ड क्लाइंट्स के नाने से उसका धंधा रुक गया। तो हॉर्न ने अकल चलाई, हॉर्न ने कंपनी फॉर्म कर दी अपने और बीवी के नाम पे। तो क्या करना शुरू कर दिया, जो धंधा वो खुद नहीं कर सकता था, अपने ओल्ड कस्टमर्स को जो एंटरटेन नहीं कर सकता, उसको उसने शुरू कर दिया लेना। इन नेम ऑफ विच फॉर्म, इन द नेम ऑफ न्यू फॉर्म। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो काम हॉर्न नहीं कर सकता है वो काम हॉर्न के बदले किसी और ने किया। वो क्या था, कंपनी। तो लॉ ने ये समझा यहाँ पे द इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी वाज टू डू द एक्टिविटी जो आप नहीं कर सकते। तो ये गलत है, आप कंपनी इसलिए फॉर्म नहीं कर सकते कि आप वो काम कर पाओ जो आप खुद इलीगली बैन हो चुके हो करने के लिए। तो उन्होंने बोला अभी से डिसरिगार्ड करते स्टेटस को हम क्या मान लेंगे, जो काम हॉर्न नहीं कर सकता वो हॉर्न की कंपनी भी कर सकती नहीं है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लिफ्ट क्यों हुआ था, ये कहने के लिए कि अगर हॉर्न को मना किया गया काम करने के लिए तो उसकी कंपनी भी काम नहीं कर सकती। आई रिक्वेस्ट यू कि ये पूरा जो पीडीएफ है आप अब जितने भी कंपनीज एक्ट पढ़ो, ये सब पीडीएफ के वर्षन आप साथ में यहाँ से पढ़ोगे, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम्स के अंदर। इसी के साथ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी आर इनटू व्हाट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। बच्चों इन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हमारा पहला फ्रंट लाइन ये आया था कि कंपनी अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर्स मतलब पावर्स, कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम के अंदर काउंट किया गया है। जो भी बिजनेस मेमोरेंडम के अंदर वो कंपनी कर सकती है, उसके अलावा कंपनी करने जाएगी तो उसे वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। तो नाउ यहाँ पे क्या कहता है कि एश्वरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची के केस के अंदर एश्वरी रेलवे कैरेज बिजनेस क्या था, सर हायर पे, भाड़े पे रेलवे कैरेजेस देना, वेगन्स देना, या फिर इंजीनियरिंग का बिजनेस था, या फिर वो माइंस, मिनरल्स और लैंड एंड बिल्डिंग्स को बेचते थे, खरीदते थे और भाड़े पे देते थे। इसके अंदर कहीं पे भी फाइनेंस देने का, लोन देने का बिजनेस दिखा नहीं था। तो यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने ना रिची को लोन देने का प्रॉमिस कर दिया था, कंपनी ने रिची को लोन देने का प्रॉमिस कर दिया था कि हम आपको लोन देंगे। इसलिए
तो हम रेलवेज के लिए लोन देंगे। लेकिन जब कंपनी को लोन नहीं दे पाई और जब इस चीज पे एनफोर्समेंट हुआ तो लॉ ने क्या बोला कि भाई लोन देना तो उसके ऑब्जेक्ट में था ही नहीं, भले ही कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया और जो उसके ऑब्जेक्ट उसके अंदर ही नहीं है वो डिस्क्वालीफाइड है करने के लिए, तो वो ओवर एग्रीमेंट है। तो आप कन्फ्यूज कर सकते ही नहीं है क्योंकि कंपनी का बिजनेस क्या नहीं है, फाइनेंसिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ द फर्म। हम इस चीज को एक बार रीड करोगे बहुत काम में आएगा गाइस। नेक्स्ट केस स्टडी आता है इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर, दैट इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोन रूल। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कोन रूल। तो इसमें हमने ये देखा था कि जितने भी इंटरनल अफेयर्स कंपनी के होते हैं उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती, उस पर कंपनी लायबल होती है और थर्ड पार्टी लायबल नहीं होती। ऊपर वाले केस के अंदर थर्ड पार्टी लायबल रहेगी और थर्ड पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती कंपनी को, यहाँ पे थर्ड पार्टी एनफोर्स कर सकती है। कैसे देखते हैं। इस केस स्टडी में एक बैंक थी और टर्कोन रूल यूज हुआ है। इसके थ्रू पे एओए में ये लिखा गया था कि कंपनी डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं पैसा, मतलब पावर टू बोरो था, अल्ट्रावाइज नहीं था, लेकिन लिखा गया था कि इट कैन ओनली बी डन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय शेयरहोल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग। तो आप ये कर सकते हैं बट इसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसकी शेयरहोल्डर्स की जनरल मीटिंग, वही आप कर सकते, बाकी आप ये कर सकते नहीं हो। जब हुआ क्या, एक डायरेक्टर गया बैंक के पास कि मुझे पैसा दीजिए, टर्कोन के पास। बैंक टर्कोन ने चेक किया कि क्या वो डायरेक्टर्स पैसा मांग सकते हैं, लॉ ने लिखा था हाँ, बैंक एओए में लिखा था कि आप पैसा मांग सकते हो, लेकिन आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर्स की। इसको बोला गया था डायरेक्टर्स को। यहाँ पे टर्कोन ने ये नहीं देखा कि उन्होंने अप्रूवल मेंबर्स के लिए है नहीं, वो नहीं, उसने ये सोचा वो तो उसका ड्यूटी है करना है, मेरा ड्यूटी थोड़ी है, उसने अप्रूवल लेना है तो उसका काम है, हमने उसको कहा है, मेरा काम क्या है कि डायरेक्टर्स को लोन देना, वो मेरा काम। तो इसी के साथ लॉ ने क्या बोला यहाँ पे कि द पर्सन, इट इज द इंटरनल ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द कंपनी। इसके लिए थर्ड पार्टी चेक करेंगे नहीं कि कहीं सही में आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर। जब इस सिचुएशन को हमने कंसिडर किया, फाइनली ये सिचुएशन के अंदर हमने ये कंसिडर किया कि थर्ड पार्टी जो टर्कोन था उसका सिर्फ ये ध्यान देना था कि कंपनी के अंदर पावर था कि नहीं, तो था लोन लेने का। डायरेक्टर ने पावर यूज किया, सर किया, गलती क्या की डायरेक्टर ने कि उसने मेंबर्स के अप्रूवल नहीं लिए, तो उसके लिए डायरेक्टर लायबल रहेगा। थर्ड पार्टी जिसे लोन दिए वो लायबल नहीं होगा, एनफोर्स द कंपनी टू गेट द मनी आउट। यहाँ पे ये जजमेंट आया डेफिनेटली यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी से अगर लोन दे दिया है भले ही डायरेक्टर ने अप्रूवल नहीं लिया था अपने मेंबर्स का, राइट रहेगा। That is the summary to which case study guys, Royal British Bank versus Turco। इसके 3 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन ये है इस हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कि अगर आपको पता था, अगर लेंडर को पता पहले से था कि उसने अप्रूवल नहीं लिया है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, यहाँ पे डायरेक्टर्स ने बोरो किया पैसा और लेंडर भी बोरो, डायरेक्टर्स ही थे, मतलब डायरेक्टर्स को ऑलरेडी पता था कि हमने अप्रूवल नहीं लिया है और वही लोन दे रहे हैं, तो लॉ बोला इफ यू आर अवेयर ऑफ इट तो आपको ये बेनिफिट इंटर मैनेजमेंट का नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि आप कंपनी को एनफोर्स नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था इस बारे में कि हम जिस कंपनी को लोन दे रहे हैं उसके हम डायरेक्टर्स हैं और हमने अप्रूवल नहीं लिए मेंबर्स की लोन लेने से पहले, तो आपको नॉलेज था। टर्कोन केस के अंदर टर्कोन को ये पता नहीं था कि उसने अप्रूवल नहीं लिया है, उसे सिर्फ ये जानकारी थी कि उन्हें अप्रूवल लेनी चाहिए, उसको लगा कि ले ली होगी, उसको जानने की कोशिश करने की जरूरत लॉ ने मना की। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है, जैसे इस केस में पता था हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो फिर लॉ ने बोला इन दिस केस आप लायबल नहीं होंगे। आनंद बिहारी वर्सेस दिनशॉ कंपनी, इस केस स्टडी के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की बात की गई है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की बात की गई है। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर कानून ये प्रूव करता है, अगर लॉ ये प्रूव कर देता है कि आपको डाउट आया था पर आपने डाउट कंसिडर नहीं किया। इस केस स्टडी में आनंद बिहारी में कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी से एक प्रॉपर्टी खरीदती है, एसेट खरीदती है, लेकिन जब थर्ड पार्टी कंपनी में खरीदे जाती है तो वो प्रॉपर्टी के पास इसके पास होते, अकाउंटेंट के पास होते हैं। तो उन्होंने अकाउंटेंट से पैसे दिए और अकाउंटेंट से पेपर्स ले लिए प्रॉपर्टी के, तो लॉ बोलता है, और फिर आप कहते हो कि पेपर्स हमने लिए सही बंदे से, लॉ बोलता है आपको कोई डाउट तो होना चाहिए था ना कि अकाउंटेंट जैसा बंदा कैसे कंपनी के प्रॉपर्टी के पास अपने पास रख सकता है, मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन था। अगर सस्पिशियस था तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जानना चाहिए था कि क्या सही में इसका लेवल था,
पोटेंशियल था, राइट था, पावर था कि मैं प्रॉपर्टी को बेच सकूं कंपनी के बिहाफ पे? अकाउंटेंट को पावर? अगर आंसर यस होता तो ही आपको खरीदना चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने इंक्वायरी नहीं की थी, आप गुड फेथ में कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो लॉ क्या कहता है? थर्ड पार्टी विल बी लायबल, और थर्ड पार्टी ये अज्यूम नहीं कर सकती कि प्रॉपर्टी जेन्युइनली खरीदी गई गुड फेथ में, नहीं, तो फिर ये प्रॉपर्टी कंपनी की रहेगी और थर्ड पार्टी को मिलेगी नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। लास्ट पार्ट यहाँ पे ये कहता है फॉर्जरी के बारे में। वो कहता है कि सर अगर इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट थर्ड पार्टी को लेना है तो ले, लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है तो फॉर्जरी हुआ है तो नहीं ले सकते। फॉर्जरी के अंदर ये बेनिफिट ले सकते नहीं है। पता है क्यों? लॉ बोलता है फॉर्जरी को कहते हैं एब्सेंस ऑफ कंसेंट। ये रहा वर्ड, एब्सेंस ऑफ कंसेंट। एरर नहीं, एब्सेंस कहा जाता है। एब्सेंस यानी कि आपने कंसेंट दिया ही नहीं है। और हमने ये सुना है कि अगर फ्री कंसेंट ना हो तो वॉइडेबल बनता था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कंसेंट ही ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अग्रीमेंट माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। इस केस में क्या हुआ था, एक सेक्रेटरी ने साइन करके शेयर सर्टिफिकेट्स बेचे थे कंपनी के, और जिन्होंने खरीदे थे उनको ये लगा कि कंपनी की 3 साइन जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर थी, सेक्रेटरी की और डायरेक्टर्स की, सब अलग अलग लोगों ने की है। ये तीनों के तीनों साइन किसने की थी? सेक्रेटरी ने खुद की थी। उनको लगा कि साइन तो सबकी आ चुकी है, जैसा बोला गया आर्टिकल्स के अंदर के 3 लोगों को साइन करनी है, हमारे पास शेयर हमारे नाम पे हो गए। लेकिन लॉ ने क्या बोला? लॉ ने क्या बोला कि जब उन्होंने साइन किया ही नहीं है तो सेक्रेटरी ने जो चोरी की है उसके लिए आप सेक्रेटरी को पकड़ोगे, कंपनी को पकड़ सकते नहीं हो। कंपनी के सेक्रेटरी ने गलती की होने के बावजूद यहाँ पे लायबल सेक्रेटरी रहेंगे, आप उसको पकड़ो, कंपनी लायबल नहीं रहेगी। And your finish of all the case studies to the Companies Act here, and these are all important. आपको डाउट आएगा पीछे दो बंदर क्या कर रहे हैं? पीछे दो बंदर का रीजन ये है गाइस कि हमारे सी इंटरसेशन शुरू होने वाले हैं, और हमारे सी इंटरसेशंस के अंदर का एडवांटेज क्या होगा कि आप लेक्चर के अंदर हमको देख पाओगे, हम आपको देख पाएंगे, हम आपको सुन पाएंगे, आपके पैरेलल डाउट्स कंसिडर कर पाएंगे। Our Zoom sessions, it will be small batch size, and in that small batch size हम आपको सुनेंगे भी और आपको देखेंगे भी। There will be a huge difference in the teaching quality as compared to the Zoom sessions of 156 and 200 का बैच साइज। यहाँ पे आपको डाउट पूछना है तो मैसेज इट आफ्टर 3 hours गेट्स ओवर, या फिर आपको तो कोई देखने वाला है ही नहीं, आप सो सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन ऐसा इंटर सीए में नहीं चलेगा। आई वॉन्ट कि my marketing technique should be pure based on qualities, and if you trust us, do join us for CE Inter also. See you guys. Thank you.